एक काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन इंटरनेट पे सर्च होता है और काफ़ी पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर ये रोटेटर कफ क्या चीज़ है। सो रोटेटर कफ कहाँ की प्रॉब्लम है? रोटेटर कफ शोल्डर की प्रॉब्लम है। जैसे ये शोल्डर है उसकी प्रॉब्लम है रोटेटर कफ। ये रोटेटर कफ को रोटेटर वर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि ये रोटेट करता है। शोल्डर राइट साइड रोटेट करता है, शोल्डर इनसाइड रोटेट करता है, शोल्डर ऐसे ऊपर आता है। सो ये जितने भी रोटेशंस होते हैं वो शोल्डर पर होते हैं, जैसे इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। तो इनको जो रोटेटर जो मसल्स होती हैं वो रोटेट करती हैं शोल्डर्स को। ऐसे अंदर की साइड रोटेट करना है तो ये जो अंदर की मसल है जो स्कैपुला सब स्कैपुलर ये अंदर की साइड रोटेट करती है, तो इंटरनल रोटेटर। फिर जैसे शोल्डर बाहर रोटेट कर रहा है तो पीछे की मसल्स होती हैं जो एक्सटर्नल रोटेट करती हैं। ऐसे एक रोटेटर कफ में पार्ट होता है कि थोड़ा इसको ऊपर उठाते हैं तो उसको सुप्रास्पाइनेटस बोलते हैं। तो ऐसे 4 मसल्स होती हैं, जैसे फ्रंट पार्ट, सुपीरियर पार्ट, बैक की 2 पार्ट्स। तो ये जो पार्ट के जब भी रोटेटर कफ है सारी कहाँ पर इंसर्ट होती हैं, मतलब यहाँ से अराइज होती हैं, पीछे से आगे से, और एक पॉइंट पे यहाँ पर वो चिपक जाती हैं। उसके कारण जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये मसल्स इनको अंदर की साइड रोटेट करती हैं, बाहर की साइड रोटेट करती हैं, ऊपर की साइड रोटेट करती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम इस मसल्स या रोटेटर मसल्स के कारण इंजरी होती है और उनका मूवमेंट कम होता है, उसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ टियर इंजरी। ये कैसे होती है ये और ये क्या सिम्टम होते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो ये क्यों होती है? कईयों को एज रिलेटेड जो मसल्स होती हैं उनमें रिपीटेड मूवमेंट के कारण टियर हो जाता है, उनके कारण होती हैं। कई लोगों में छोटा सा चोट गिरने के कारण और सीवियर डैमेज हो जाता है क्योंकि पूरा फोर्स उसी पर ही आता है, तो एक्सरे नॉर्मल आता है, उसमें होती हैं। कई लोगों को थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है जिसमें जो उनकी सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, तो उनकी जो इंजरी है, प्रोन इंजरी है, उसके लिए जरा सी इंजरी से भी उनको टियर हो जाता है जो उनको पता नहीं चलता उनको कभी चोट लगी है। कुछ चीज़ें होती हैं डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, और इन सब में उनका जो जॉइंट का जो बाहर का कवर होता है जिसके ऊपर सारी मसल इंसर्ट होती हैं, तो मसल्स तो ठीक होती हैं लेकिन उनका जो कवर है जो जिसके अंदर वो पूरा ये बोन और ये बोन पैक होती हैं वो पूरी टाइट धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। उनको जो फ्रोजन शोल्डर या कैप्सुलाइटिस या बहुत सारे नाम हैं जिसमें शोल्डर का जाम होना उनको बोल देते हैं, जिनको हम कंफ्यूज करते हैं कि सर कोई भी प्रॉब्लम शोल्डर की, रोटेटर कफ है या कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर है, क्या है। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, जो भी मूवमेंट में करते हैं वो वीकनेस हो जाती है और हिलाते उनका पेन हो जाता है, होने लगता है। और उनको एक कोमॉर्बिड होती है, कहीं को हिस्ट्री होती है, दर्द हो रहा है, पेन चोट लगने के बाद हुआ, कई लोग बताते हैं कि हमें कोई चोट नहीं लगी उसके बाद भी रहा। तो इनका एक ही सिम्टम होता है कि पेशेंट का धीरे धीरे मूवमेंट कम होता है और मूवमेंट पेनफुल होता जाता है। और ऐसी जो भी इंजरी होती हैं वो जो शोल्डर सर्जन, हैंड सर्जन होते हैं वो उनको इवेल्यूएट करते हैं और रूल आउट करते हैं कि ये कौन सी प्रॉब्लम के कारण उनका जो शोल्डर की प्रॉब्लम पेन है वो है। द लास्ट क्वेश्चन आई रियली वांट वो है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली ये ठीक हो सकता है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट होता है कि इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस हो, चाहे वो एग्जामिनेशन क्लिनिकली पेशेंट को देख कर हो या इन्वेस्टिगेशन MRI के थ्रू हो, और फिर उनके जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो उसके कंट्रोल है या नहीं है, और किसी चोट लगने के कारण हुआ है, जो सिम्टम है कितने सीवियर हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारे इवेल्यूएट एक डॉक्टर अच्छे से हैंड सर्जन इवेल्यूएट करते हैं। तो जब ये इवेल्यूएट हो जाता है तब उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उनको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है या फिर एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ मेडिसिन भी लेनी है, या एक्सरसाइज और मेडिसिन के साथ साथ भी अगर उनको नाम नहीं आ रहा है और वो रिपीटेडली जो कह रहे हैं एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है या नहीं जाना है, या हमें रिपीटेडली उनको दोबारा फिर उनको उसी एक्सरसाइज में डालना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है डॉक्टर के एक्सपर्टाइज में कि जिस लेवल पर वो एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट में शिफ्ट होते हैं। फिर कई लोग होते हैं कि सर वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रीटमेंट, सर प्लीज़ टेल अस समथिंग एल्स। देन वी सी पेशेंट के ब्लड पिक्चर क्या है, मतलब सिस्टमिकली पेशेंट कैसा फिट है या नहीं है। देन वी विल थिंक ऑफ सम इंजेक्शंस इनटू दैट शोल्डर जॉइंट। अगर उनकी जो सीवियरिटी है ज़्यादा नहीं है, अगर सीवियर ही है वो, मतलब इतना पूरी तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन लेकर आए हैं और वो बिल्कुल टूटा हुआ है, ख़राब है, पेशेंट पेनफुल स्टेट में है, देन वी डायरेक्टली टेल देम टू गेट ऑपरेट। अगर वो फिगर रिपेयरेबल है, और अगर वो रिपेयरेबल नहीं है, जॉइंट बिल्कुल ख़राब हो गया है, ओल्ड एज में है, तो हम उनका शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। तो बहुत सारे इसमें मॉडलिटीज़ हैं
लेकिन वन लाइन में अगर कहें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है, तो स्टार्ट इसका ट्रीटमेंट एक्सरसाइज से होता है और मेडिसिन से होता है, कुछ एक्सरसाइज से होता है। और ये एंड किस लेवल पर होता है, अगर पेशेंट अर्ली टाइम में आया है, मतलब बिगनिंग में आया है, जैसे जब भी उनके सिम्टम्स स्टार्ट हुए और एज भी उनकी ठीक है, कोई मिडिल एज में या अर्ली 60-70 में है, देन वी आस्क देम टू डू एन एक्सरसाइज और मेडिसिन देते हैं। और अगर उनसे आराम नहीं आता देन वी गिव सम इंजेक्शंस। उनके बाद भी आराम नहीं आता है तब उनको बोलते हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टिगेशन पे जाना है। और उसके बाद उनका एक्सरसाइज से अगर आराम नहीं है देन विल गो फॉर सम ऑपरेटिव काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, अगर वो रिपेयरेबल है। और अगर उनका जॉइंट बिल्कुल ख़राब है, आर्थराइटिस हो गया है, घिस गया है, दैट मीन्स रोटेटर कफ को रिपेयर करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा हमको। और तब जॉइंट रिप्लेसमेंट वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जो किया जाता है अगर उनकी मसल्स का पावर अच्छा, जो बाकी मसल्स हैं जो कि शोल्डर को स्टेबलाइज कर लें, वो की जाती हैं। फिर आता है सर क्या पता हमने जो एक्सरसाइज करी है वो ठीक हुई है नहीं हुई है, कैन यू सर हमको बताएं सर क्या एक्सरसाइज करनी होती है। तो आपको मैंने बिगनिंग में वीडियो में बताया था कि रोटेटर कफ है, रोटेटर का काम होता है रोटेशन करना। तो आपको उन मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। वो स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, अगर आपका जॉइंट ठीक है, एक्सरे नॉर्मल है, तभी वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आपको रोटेटर कफ मसल्स को स्ट्रेंथ करना है जो वीक हो गए हैं, माइक्रोटियर है। और वो इतना फोर्सफुली हैवी उठा के ओवरहेड एक्टिविटी करने के लिए मना करते हैं, अंडर आर्म एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्लिंग ले लिया, यहाँ पे कोई रबर बैंड ले लिया, तो हमें इसको बाहर निकालना है तो इसको बाहर ऐसे करना है एक्सरसाइज, और जब अंदर लाना है तो अंदर की साइड एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आपको बाहर की साइड, बाहर की एक्सटर्नल रोटेटरी एक्सरसाइज करनी है तो आपने यहाँ से रबर बैंड को बांध लिया, इसको ये इधर ले आएगा अपने आप, फिर आपको अगेंस्ट फोर्स उसको बाहर की साइड लेके जाना है। और अगर आपको ये अंदर की साइड लेके जाना है तो रबर बैंड को आपने उस साइड डोर से बांध लिया, और इसको जब आप अंदर लाएंगे तो आपकी अंदर की रोटेटर मसल्स स्ट्रेंथन होंगी। तो बेसिकली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है कि अगर आपको बाहर की साइड की मसल्स वीक हैं तो बाहर की साइड की मसल की एक्सरसाइज कैसी होंगी, जब रबर बैंड इस साइड होगा और आपने इसको ऐसे उठाया। और जब आपको अंदर की मसल्स अगर वीक हैं तो फिर आप रबर बैंड इस साइड होगी और इसको अंदर की साइड लेके जाएंगे तो फिर अंदर की मसल स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये उनको एक्सरसाइज करनी होती हैं, ऊपर लेके जाने वाली एक्सरसाइज कम करनी होती हैं, और जो रेंज ऑफ मूवमेंट है जो उठाना है वो दूसरे हाथ से उठाने की एक्सरसाइज करनी होती है। उनसे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है।